अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, कुछ दिनों के वक्फे के बाद चूँकि कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, कुछ दूसरे हालात थे, इसके अलावा फिर गर्मी, फिर बारिशें, फिर सारी चीज़ें एक साथ लंबा समझ के गैप आ गया मेरे प्रोग्राम्स में। तो अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ कंटिन्यू अपने प्रोग्राम पेश करता जाऊँ और आपको माजी की तरफ भी ले जाऊँ, आने वाली फ़िल्मों के बारे में भी, और कुछ ऐसे दोस्तों से भी आपकी मुलाकात कराऊँ जो इस इंडस्ट्री से या वाबस्ता थे या इस इंडस्ट्री से जिनकी मोहब्बत अब भी कायम है और वो अब भी पाकिस्तान की शानदार माजी को याद करते हैं। उसके अलावा मैं चूँकि मेरा कुछ ताल्लुक़ फ़िल्म इंडस्ट्री से भी रहा, तो मैंने कुछ टेली फिल्में भी बनाई हैं, फ़ीचर फिल्में जो सिंधी फ़ीचर फिल्में जो कराची में बनती थी उनमें मैं असिस्ट करता रहा। वहाँ से मैंने कुछ सीखा, कुछ अपने तजुर्बात भी आप लोगों के सामने शेयर करता जाऊँगा और ये भी बताता जाऊँगा कि पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री के तबाही के दहाने पर पहुँचाने वाले कैसे लोग हैं, किस तरह इंडस्ट्री इस हालत को पहुंची है, और बहुत सी बातें होंगी, बहुत से प्रोग्राम्स होंगे। लेकिन आज का जो मेरा प्रोग्राम है, पिछले दिनों 24 जुलाई को पाकिस्तान के लीजेंड हीरो शाहिद की सालगिरह मनाई गई। थी। अब शायद उन फनकारों में शामिल है जो हमारे पाकिस्तान का जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो बहुत ज़्यादा सोनेरी दौर था, 70 से 80 का दौर, यहाँ पे डायमंड जुबली फिल्में, प्लेटिनम जुबली फिल्में, ऐसी फिल्में रिलीज़ होती थी जिनको ख़वातीन और बच्चे एक साथ देखते थे। और वो फिल्में थी जब सिनेमाओं पे ये लगती थी तो इन फिल्मों को उतारने के लिए ज़बरदस्ती अगली फ़िल्म के लिए सिनेमा खाली करना पड़ता था। इसी तरह हमारे पंजाब साइड में भी पंजाबी फ़िल्मों का भी यही था कि एक दिन में 3 फिल्में लगी हैं, तीनों फिल्मों के एक ही हीरो हैं और तीनों के हीरोइन भी एक ही है, तकरीबन मिलती जुलती कास्ट है, और तीनों फिल्में डायमंड जुबली और ज़बरदस्ती डबल डायमंड जुबली फिल्में भी इनमें है। तो ये वो दौर था जिसको हम पाकिस्तान का सोनेरी दौर कहते हैं। तो मैं तमीज़ ज़्यादा नहीं बांधूँगा, मैं आता हूँ फिल्म स्टार शाहिद के बारे में कुछ आप लोगों को बता दूं, और ये भी बता दूं कि ये सिलसिला मेरा किस तरह चलेगा शाहिद के बारे में, उसके बाद दूसरे आर्टिस्टों के बारे में भी। चूँकि शाहिद के बारे में बहुत कम लिखा गया, मेरे ख्याल में निगार ने पिछले साल शाहिद एडिशन निकाला था और ये बहुत बड़ी बात थी। तो शाहिद के बारे में बहुत कम लिखा गया, और जो लिखा गया वो अक्सर नेगेटिव लिखा गया। उसकी अदाकारी के बारे में बहुत कम लोगों ने बातें की हैं। अब इसकी क्या वजह है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि शायद जब इंडस्ट्री में आया तो वो डायरेक्ट हीरो बन गया और फिर वो अपने कामों में इतना मसरूफ़ रहा कि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि सहाफ़ियों को या प्रेस को, चूँकि वो इन चीज़ों से नावाकिफ़ था, वो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। तो इसी वजह से कुछ दोस्त जो साफ़ी दोस्त थे उससे नाराज़ थे और खामखा की खबरें बनाते तो फैलाते थे। और बहुत से हमारे जो सीनियर जो लिकारी हैं वो भी चूँकि दूसरे अदाकारों के परस्तार से फिर वो साफ़ी बन गए और फिर एडिटर बन गए, तो वो भी अपने हीरो को ही सामने लाते थे। तो शाहिद के बारे में बहुत कम लिखते थे। तो आइए हम बात करते हैं शाहिद की एंट्री कैसे हुई। हमारे पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर अदाकार थे अब्बास रोशा साहब, जो इंडिया से काम करते करते यहाँ पाकिस्तान आए। उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में आके कुछ अच्छे रोल्स भी किए। फिर इसके बाद ऐसा हुआ कि उसके जहन में एक कहानी आई कि मैं इस कहानी पे एक फ़िल्म बनाता हूँ।
तो वो कहानी लेकर वो उन्होंने अपने पुराने दोस्त जमील अख्तर, जो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, जिन्होंने खामोश रहो वगैरह बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई थी, तो उसके साथ मिलकर उन्होंने एक रात फिल्म का जो प्रोग्राम बनाया। बहुत अच्छी घरेलू सब्जेक्ट थी और बहुत ही समझ लो कि एक माशरती स्टोरी थी, जिसके गाने सब सुपरहिट। और ये आखिरी दिनों में ब्लैक एंड वाइट फिल्म रिलीज हुई। जो मेरे ख्यालों में रहता है गजल बन के, उम्मीद की लहरों में खिलता है कमल बन के। तो इसके लिए अब्बास नौशाद साहब को एक ऐसे हीरो की ज़रूरत थी जो शक्ल से, कदकाठ से फौजी लगे। अब जब ये लिबर्टी होटल में बैठे हुए थे तो इत्तेफाक की बात है कि शायद गाड़ी से निकला, उस वक्त वो यंग थे, जिसकी तस्वीर मैं अभी आपको साथ साथ भी बता रहा हूँ। तो अब्बास नौशाद की नज़र शाहिद पे पड़ गई। उन्होंने जब से कहा कि काश ये मेरी फिल्म में हीरो आ जाए तो क्या बात है। तो जमील कुरैशी ने कहा कि कोई बात नहीं, उससे बात करते हैं। फिर शाहिद को बुलाया गया, चाय पिलाई, उसको समझाया कि भी आप तो शक्ल से इतने खूबसूरत है, आप क्या करते हो। शाहिद ने कहा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि आप फिल्म इंडस्ट्री से क्यों नहीं ज्वाइन करते, आप इतने खूबसूरत हो, वजी हो। और उन्होंने इस तरह उसको अपने दाम में उतारा, उसको शीशे में उतारा कि शायद राज़ी हो गए। लेकिन शायद ने यह कहा कि बात यह है कि मैं फिल्मों में काम करूँ, लेकिन बात यह है कि मेरे वालिदैन इस चीज़ को नापसंद करेंगे, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा कि अभी आप बताएं नहीं, अब आप पहले ज्वाइन कर लें, अब हम आपसे काम लेंगे। उसके बाद जब आपकी शोहरत हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा, तो फिर आपके घर वाले भी मान जाएंगे, नहीं भाई बच्चा काम पे लग गया। अच्छा, अब मैं समझी, बीवी से डर के भागे होगे। अरे ये बात नहीं है, मैं उन तमाम लड़कियों से डर के भागा हूँ जो मुझसे शादी करने का इरादा रखती है। बड़ी अच्छी शक्ल है तुम्हारी, कभी सूरत देखी है अपने आईने में? अरे पहले तो दिन में कई बार देखा करता था, लेकिन जब से तुम्हें देखा है अपनी आंखें बंद कर ली है। तो जी जनाब, बातचीत हो गई। उसके बाद फिर शाहिद ने कहा कि मैं अदाकारी की इन सारी चीज़ों से ना वाकिफ़ हूँ। तो अब्बास नौशाद ने कहा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको पहले ट्रेन कर लूँगा, आपको बता दूँगा कि कैमरा क्या होता है, कैमरे को किस तरह फेस करते हैं, फिर इन आउट, फुटवर्क, डायलॉग डिलीवरी, सारी चीज़ें मैं समझा दूँगा। तो फिर वो शाहिद को साथ लेकर तकरीबन रोज़ मुख्तलिफ स्टूडियोज़ में, मुख्तलिफ सेट्स पे जाते थे, उनको बताते थे कि इस तरह ये फ़िल्म बनती है, इस तरह ये होता है, वो होता है, इस तरह करके तकरीबन 3-4 महीने तक वो शाहिद को ट्रेंड करते रहे मुख्तलिफ स्टूडियोज़ में जाके, मुख्तलिफ सेट्स पे। तो वहाँ पे अचानक हमारे बहुत ही बड़े डायरेक्टर जनाब रियाज शाहिद की नज़र शाहिद पे पड़ गई। तो वो फिल्म बना रहे थे ये अमन के लिए उसको एक फ़ौजी की ज़रूरत थी। तो शायद तो वैसे ही अब्बास नौशाद ने भी इसी वजह से शाहिद को अपनी फिल्म में कास्ट किया कि कद काट से और खूबसूरती के लिहाज से एक फ़ौजी लग रहे थे। तो रियाज शाहिद ने भी इसी तनाजुर में शाहिद को अपनी फिल्म में कास्ट किया। और फिर रियाज शाहिद और शाहिद की ये पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद फिर रियाज शाहिद का इंतकाल हुआ। मालूम होता है ये आपको पहचानती है सर? मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है। लड़की तुम हमें लिख के बताओ तुम कौन हो और तुम्हारी दास्तान क्या है। तो बहरहाल फिल्म के स्टार्ट में और एंड में शाहिद है। कश्मीर की कहानी की तफसील में तुमसे ज्यादा जानता हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारा मुस्तकबिल दिखलाना चाहता हूँ। वक्त आने वाला है कि कश्मीर में अमन कायम होगा। इसी दौरान हसन तारिक चूँकि वो मुख्तलिफ फिल्में बनाते थे, ज़्यादातर तवाइफ़ों के मौजू पर या इस किस्म की मौजू पर, तो उसको एक ऐसे हीरो की ज़रूरत थी जो लगे कि ये लंदन से या बाहर से आया हुआ है। तो उसकी नज़र भी शाहिद पे पड़ गई इन्हीं दिनों में। तो उन्होंने भी शाहिद को कास्ट किया फिल्म तहज़ीब के लिए। क्या मतलब? मेरा मतलब है हो सकता है वो लड़की अच्छी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। उस लड़की की एक अदा और अंदाज इस काबिल था कि इंसान बस उसे देखता ही रह जाए। अब इसी दौरान वहीद डार की नज़र पड़ गई शायद पे, उसको अपने पंजाबी फिल्मों में ले लिया। और फिर उसको वो फिल्म भी मिली अपना वारिस। तो इस तरह 5 फिल्में शायद की पहले ही साल रिलीज़ हुई।
जो पहली फिल्म थी जिसका मुआहदा हुआ था वो अगले साल 1972 में रिलीज हुई। तो 1971 की फिल्मों के बारे में बात करते हैं तो 1971 में जो दो फिल्में थी उसमें दो गोल्डन जुबली फिल्में थी, आंसू और तहजीब। एक कामयाब फिल्म थी ये अमन, और पंजाबी फिल्में भी लाहौर में उन्होंने अच्छा बिजनेस किया। अब हम बात करेंगे फिल्म आंसू की। आंसू में भी कुछ यही सिलसिला था कि जब शाहिद को उन्होंने कास्ट किया, शाहिद की खूबसूरती की वजह से। इस फिल्म में शाहिद का किरदार वो था जो नदीम ने किया, लेकिन जब नदीम और शाहिद को जब सामने रखा तो उन्होंने कहा कि भाई शाहिद तो नदीम से बड़ा लग रहा है। शाहराज तो मुझे अकेला छोड़ा है। अकेला तो मैं आया हूं, आपके साथ तो सभी थे। हाँ हाँ सभी थे, लेकिन मैं मेरा भाई तो नहीं था। तुमने आज तक ऐसा नहीं किया कमाल, मुझे तुम्हारी इस हरकत पे बहुत दुख हुआ है। तो उन्होंने वो किरदार जो नदीम का था वो शाहिद को दिया और शाहिद वाला किरदार नदीम को दिया, और ये अच्छा भी फैसला था क्योंकि इस किरदार के लिए नदीम सूटेबल नहीं थे। चूँकि नदीम उस वक्त बहुत पॉपुलर हीरो थे तो नदीम को सही मानों में सही किरदार मिला, और शायद अपने कदकाठ की वजह से शायद को ये किरदार मिला, और वाकई ये दोनों अपने अपने किरदारों में फिट नजर आए। ये कुछ अरसे की जुदाई, इसी अरसे में तुम्हारे भाई को जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है। भैया कमाल, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा कमाल। लेकिन फिर आगे जाके जब फिल्म का जब वाइंड अप आता है वहाँ शायद का किरदार जो होता है वो टर्न अप करता है, वो विलन बन जाता है। और फिर शायद ने जो मरने की जो एक्टिंग की है वो बहुत कम आर्टिस्टों ने ऐसा किया है, और शायद के आवाज़ से मुंह से जो आवाज़ आती है गुरगुराहट की वो बहुत कमाल की थी। और शायद बिल्कुल ही इस फिल्म में हेवन हीरो रहे, और मापारा के साथ इसका प्यार था। और फिर जब जज्बाती का किरदार निगारी नदीम और शायद जो आमने सामने होते हैं, फिर शायद दीबा के साथ, फिर फिरदौस के साथ। तो फिल्म आंसू मुझे याद है कि जब रिलीज़ हुई थी तो उस पर लिखा होता था सिर्फ बालगान के लिए, तो उस वक्त मैं फिल्म वो देख नहीं सका था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये फिल्म देखी। अब ज़रा कुछ बातें हम दूसरी भी कर लें साथ साथ 1971 की। तो शायद पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि शायद कब्रिस्तान में फिरदौस के साथ पकड़ा गया। अब आप खुद सोचें, उस आदमी को जिन्होंने ये न्यूज़ बनाई उसको खुद शर्म आनी चाहिए कि वो क्या लिख रहा है कि शायद कब्रिस्तान में फिरदौस को लेकर गया था। क्या शायद इतना गरीब था, इतना उसके लिए कोई अगर फिरदौस को या किसी के साथ दोस्ती निभाने के लिए जाए तो क्या किसी होटल में नहीं जा सकता था? उसके बारे में भी शायद ने खुद ही कहा कि मैं वहाँ पे जा रहा था तो मैंने फिरदौस की गाड़ी देखी, मैंने पूछा क्या है, तो फिरदौस रो रही थी अपनी माँ को याद करके। तो इत्तेफाक की बात है मेरी वालदा की कब्र भी करीब करीब थी। फिर हम दोनों वहाँ पढ़ के जब जैसे निकले तो वो सहाफ़ी जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, जिसको मैंने ना अपने घर में दावत दी ना लिफाफा दिया, क्योंकि मैं लिफाफा वाला हीरो नहीं था, मैं अपनी कारकिर्दगी से अपना बता रहा था कि मैं क्या हूँ। तो अपनी कारकिर्दगी से मैं हीरो बना हूँ, मुझे किसी को लिफाफे देने की या किसकी ज़रूरत नहीं है। चूँकि शायद उस वक्त नए थे तो उसको ना अवार्ड की फ़िक्र थी, ना साफ़ियों से मिलने की, ना न्यूज़ की, उन कुछ चीज़ों की फ़िक्र नहीं थी। वो जैसे ही आया उस पर तो फिल्मों की बौछार हो गई। 1971 में जब इसकी 5 फिल्में रिलीज़ हुई तो अगले साल उसकी 12 फिल्में रिलीज़ हुई हैं, 12, और वो भी उर्दू पंजाबी, और दोनों सुपरहिट, दोनों में उसके किरदार बहुत ज़बरदस्त थे। और दूसरे ही साल उसकी डायमंड जुबली फिल्म अनमोल भी रिलीज़ हुई। तो नाजरीन, हम 1972 की फिल्मों पे तबसरा अगले एपिसोड में करेंगे। आज पहली किस्त के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।